हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास सेकंड का वो होगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और उनके ऊपर जो जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या जो आ चुके हैं वो हम क्वेश्चन फॉर्म में लगाएंगे और उसके साथ साथ अपनी थ्योरी भी कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो पूरी एंड तक क्लास देखिए। 16 क्वेश्चन हैं, इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके फंडामेंटल राइट से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एक भी मिस नहीं करना है इन्हें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में हम ये लोग जान लेते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार होते क्या हैं? तो मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। मतलब सिंपल सी फॉर्म है, जो संविधान है हमारे देश का, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का, वो किसी व्यक्ति को जब भौतिक और नैतिक, भौतिक के अंदर क्या आएगा? भौतिक के अंदर आएगा आपका सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक, ये आएंगे आपके भौतिक के अंदर। और नैतिक के अंदर क्या आएगा? धार्मिक और आध्यात्मिक। ठीक है, यही आएगा ना। तो इन दोनों अधिकारों को जब कोई संविधान किसी व्यक्ति को देता है तो वो अधिकार कहलाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स को अगर कहा जाए कि ये कहाँ पे हैं, कहाँ पे लाइज करते हैं, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लाइज करते हैं। दूसरी चीज, ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक होते हैं। और तीसरी चीज, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो चार चीजें यहां से पता चली कि आपके फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो सिंपल सा उसका आंसर हो जाएगा कि जब संविधान किसी व्यक्ति को भौतिक और नैतिक अधिकार देता है तो उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में लाइज करते हैं। तीसरी चीज कि फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है वो 12 से लेके 35 तक है। और चौथी चीज कि फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज के साथ एक बात और जान लें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 जो है और जो आर्टिकल 13 है, इनमें हमारे लिए 12 में कहा गया है कि परिभाषा क्या होगी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। और 13 में ये कहा गया है कि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा
जिससे कि मूल अधिकारों को छीना जाए या कम किया जाए। इसमें ये कहा है कि सरकार, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिसकी वजह से कोई भी फंडामेंटल राइट खत्म होता हो। ठीक है, ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे फंडामेंटल राइट्स कम होते हों, या तो कम होते हों या खत्म होते हों। ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकती। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 14 पर। तो आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेंगे एक चार्ट की फॉर्म में, जिसमें हमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ से लेके 32 तक हम एक चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं, जिससे कि हमें वो याद हो जाए। ठीक है, तो 14 से जो 18 का आर्टिकल स्लॉट होगा, एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, 14 से 18, फिर आपका हो गया 19 से 22, फिर आपका हो गया 23 से 24, फिर आपका हो गया 25 से 28, फिर हो गया आपका 29 से 30, 31 का स्लॉट खाली और 32। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल होंगे हमारे 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और एक 32। 14 से जो 18 होगा वो होगा आपका समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। 19 से जो 22 होगा वो होगा स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, 23 से 24 का जो होगा वो होगा शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध। 25 से जो 28 होगा वो होगा धर्म की स्वतंत्रता। 29 से जो 30 होगा वो होगा संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति व शिक्षा। वह 32 जो होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचार। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक चीज और देखेंगे कि जो समानता का अधिकार है उसमें आर्टिकल 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है और 18 आता है। उसी तरीके से हर एक एक कॉलम में अलग अलग अधिकार आते हैं। अब उनको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इस क्वेश्चन को समझिए, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा बॉडी है जिसको ये पावर है कि संविधान में मौलिक अधिकार लागू करवा सके। तो पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, तो ये नहीं, न्यायालयों को सभी को नहीं होती है। दूसरा कह रहा है संसद को, नहीं, संसद को भी नहीं होती है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति को, तो नहीं, राष्ट्रपति को भी नहीं होती है। फिर चौथा कह रहा है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को पावर होती है कि वो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवा सके। ठीक है, किस में पावर होगी संविधान को लागू करवाने की? वो होगी सुप्रीम कोर्ट को और आपके हाई कोर्ट को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 जो कि होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का, और आर्टिकल नंबर 226 जो कि होगा आपका हाई कोर्ट का। ठीक है, तो इसके तहत कोई भी सुप्रीम कोर्ट और कोई सा भी हाई कोर्ट आपका मौलिक अधिकार अगर आपसे कोई छीन रहा है या उनका हनन कर रहा है तो आप इसके तहत लागू करवा सकते हैं।
फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, लचीले, अवाद योग्य या कठोर? तो आपके लचीले नहीं हैं, अवाद योग्य नहीं है, कठोर नहीं है, ये वाद योग है। ठीक है, इस पर कोई भी बात की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को अगर सकारित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए वाद योग्य या अवाद योग्य की तरीके की दोनों व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार जो होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट जो होते हैं, वो वाद योग्य होते हैं और इन्हें नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य होते हैं। मतलब जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो होंगे आपके वाद्य योग्य, और आपके जो डीपीएसपी होते हैं वो होते हैं अवाद योग्य। ठीक है, इसे हम इस पर बात कर सकते हैं, आपके कोर्ट में जा सकते हैं, इस पर कोई केस कर सकते हैं अगर आपका हनन करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, वाद योग्य। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार पहला, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। नहीं, ये बात गलत हो गई। आपातकाल के टाइम में इसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरी बात, प्रधानमंत्रियों के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री जब चाहेंगे तो मौलिक अधिकार खत्म कर देंगे, ये एकदम गलत बात है। फिर तीसरी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। नहीं, राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों ऐसा नहीं कर सकते कि आपके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दे। फिर चौथा क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये एकदम सही बात है। अगर आपके देश पर इमरजेंसी आई है, इमरजेंसी लगी है, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। और उनका जो वर्णन दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 358 और 359 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359। ठीक है, बट कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कि आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होते, जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 20। ये आपके ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होते, बट आर्टिकल 19 जो है वो समाप्त हो जाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपातकाल के टाइम में आपके फंडामेंटल राइट्स समाप्त किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं, डिले किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 12 से लेके 35 तक भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो एकदम सीधा आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत आता है? समानता का जो अधिकार है उसका जो ग्रुप है समानता का, वो कौन से आर्टिकल के अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया था कि जो समानता का अधिकार होता है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक होता है। तो 13 नंबर वाला जो आर्टिकल है उसे पहले ही हटा दीजिए, फिर 14 वाला होगा, 15 भी होगा और 16 भी होगा। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 नहीं, क्योंकि पहला वाला हटा दिया है। 1, 2, 3 नहीं, ये भी नहीं होगा। 2, 3, 4 हाँ, ये हो सकता है और यही होगा, क्योंकि आखिरी ऑप्शन में सभी चारों लिखे हैं, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके छठे क्वेश्चन पर। एक चीज़ और आपको मैं यहीं पर बता दूं कि जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 आपका कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता
व विधियों का समान संरक्षण। ठीक, ये हो गया। इसे मैं यहाँ से अभी रब कर देता हूँ। ठीक, फिर आते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आपका आर्टिकल कहता है 15 कि 5 बातों के बेस पर, पहला धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 के बेस पर आप किसी से विभेद नहीं कर सकते, विभेद अलाउड नहीं है। फिर आते हैं आर्टिकल 16 पे। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं लोक नियोजन में समान अवसर। अब यहीं पे मैं आर्टिकल 17 और 18 भी बता दूं। तो आर्टिकल 17 कहता है आपका अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत होना चाहिए। ठीक है, ये आपका अस्पर्शता का अंत। और आर्टिकल 18 कहता है आपका उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसके तहत क्या होता है कि आप कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, वो गैर संवैधानिक मानी जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये आपकी 5 जो आपके अधिकार हैं उनके बारे में यहीं पे जान लीजिए। तो 14, 15, 16 आपके समता के अधिकार के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि समानता का अधिकार कौन कौन से होते हैं, 5 अधिकार। अब उसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये एकदम सही बात है, हमने पढ़ा था अभी। सामाजिक समानता एकदम पढ़ा था। अवसर की समानता आर्टिकल 16 ये भी पढ़ा था। लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं कहता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि आर्थिक समानता की कोई बात समानता के अधिकार में नहीं की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है। जो बच्चों का शोषण किया जाता है वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें बच्चों के शोषण की बात कही गई है। हमने अभी पढ़ा पहला ऑप्शन जो है आपका वो समानता के अधिकार में है, तो वो ये यहाँ पे नहीं आएगा। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 18 भी समानता के अधिकार में है, तो वो भी यहाँ नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्टिकल 23 जो होता है वो कहाँ पड़ता है, वो शोषण के अधिकार में पड़ता है, और 24 भी शोषण के अधिकार में पड़ता है। तो अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। लेकिन आप अनुच्छेद 23 में जानिए कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 ये बात कहता है कि आपका मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा। मतलब मानव का दुर्व्यापार, उनका ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम, जो बलात् श्रम होता है वो प्रतिषेधित है। ठीक है, फिर आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 ये कहता है कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। तो अब आप समझ गए होंगे दोनों के बारे में जानने के बाद कि हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 ये बैन लगाता है कि किसी भी कारखाने आदि में बच्चों का नियोजन नहीं किया जा सकता, उस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका
23 और 24 क्लियर हो गया, जो कि है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आते हैं आपके 8वें क्वेश्चन पर, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है, मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाता है। तो बहुत ही इजी आंसर हो गया है आप लोगों के लिए, आर्टिकल 17, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। प्रेस की जो आज़ादी है वो पूर्णता नहीं शो करता, लेकिन जो आज़ादी दिखाई देती है वो कौन से आर्टिकल में दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 91A में। ठीक है, जो 91A है उसके अंतर्गत आपकी प्रेस की स्पष्ट जो आज़ादी है वो दिखाई देती है। तो अब हम यहाँ पे आर्टिकल 19 को पढ़ लेते हैं, जो कि कहाँ आता है, जो कि आता है आपका स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, और आर्टिकल 19 के कुछ पार्ट्स हैं उनको पढ़ लीजिए। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(e) और F हटा दीजिए यहाँ से, आर्टिकल 19(1)(g). F नहीं है, F को हटा दीजिए। तो ये आपके कितने हो गए? ये 6 हो गए। तो आपका जो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि समझने में और दिखाई देने में इजी हो जाएगा, और पेन का कलर कर देता हूँ मैं रेड। 19(1)(a) जो है आपका, वो ये कहता है कि आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर 19(1)(b) जो कहता है वो क्या कहता है? वो कहता है आपकी शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। फिर 19(c) क्या कहता है? 19(c) आपका कहता है, 19(c) आपका कहता है, एक सेकेंड, ये क्या, 19(c) कहता है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है, फिर 19(c)(d) जो है वो आपका क्या कहता है? वो कहता है आपका भारत के जो कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे रहने का अधिकार, है ना, आने जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। ठीक, फिर आते हैं आपके 19(e) पर, 1(e). ठीक है, उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है जब आप अगर घूम लिए तो फिर कहीं भी बसने का अधिकार, भारत के क्षेत्र में बसने का अधिकार देता है। फिर 19(f) नहीं है, यहाँ G है, और G में ये बात कहता है कि आप कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये 19 के 6 पार्ट्स हैं जो कि हमें याद होने चाहिए।
तो इसका जो सही क्वेश्चन का आंसर था वो था आपका 19A का ए, ये हमने देखा था यहाँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता हमें पता होनी चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कौन से आर्टिकल के तहत बताया जाता है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बारे में हमने बताया था कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात कहती है, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो 25 क्या कहता है? 25 कहता है आपका कि अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म को अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, धर्म को मानना व उसका प्रचार करना, ठीक है, प्रचार करना अलाउड है, ये अलाउड करता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है आपका धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट करना धार्मिक कामों का, ठीक। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है आपका किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध। अगर कोई गवर्नमेंट किसी धर्म के ऊपर कर लगाती है, टैक्स लगाती है, तो उसका प्रतिषेध, उस पर प्रतिषेध लगाते हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट किसी धर्म को मानने वालों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। फिर आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 आपका ये कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। मतलब जो भी कोई शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देते हैं, जो आपके धार्मिक शिक्षण हैं, जैसे गुरुकुल है, मदरसा है, या कोई भी आपका चर्च है जहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आप अपने धर्म की कोई भी चीज़ करा सकते हैं, लेकिन आपके खुद के जो धार्मिक स्कूल्स हैं वहाँ पे, एक सेकेंड, धार्मिक स्कूलों में, ठीक है, तभी अलाउड होगा। तब ये क्या कह रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धर्म प्रचार करने का अधिकार एकदम है। सिखों के कृपाण का मतलब होता है जो तलवार, जो चाकू लेके रखते हैं, वो सिखों को कृपाण धारण करने के रखने का अधिकार, एकदम सही बात है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, एकदम सही बात। चौथा ये कह रहा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं, ये नहीं है। आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3। तो पहला ही ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार एवं बलात्संग का प्रतिबंध, एकदम सही जवाब, हम पढ़ चुके हैं शोषण के विरुद्ध में। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, एकदम सही बात, हम ये दोनों आर्टिकल पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट अभी हम पढ़े हैं, एकदम सही। तो बचा कौन सा? बचा आपका आखिरी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे जो आपका आर्टिकल होगा वो होगा 30, ठीक है। आर्टिकल 30 ये कहता है आपका कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना करें और अपने प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 जो है, 29 जो ये बात कहता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार होंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कही गई है, ना कि उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं आपके 12वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा कि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में जो है आपकी 5 तरीके की रिट दी गई हैं, ठीक है, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के बिहाफ पे डालते हैं और हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के बिहाफ में डालते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारी जो रिट होती हैं 5 तरीके की, वो कौन कौन सी होती हैं। वो होती है, एक परमादेश जिसको बोलते हैं आप मैंडमस। फिर दूसरी होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैवियस कॉर्पस बोलते हैं, हैवियस कॉर्पस, ठीक है, हैवियस कॉर्पस। फिर थर्ड जो होती है वो होती है आपकी प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है। फिर चौथी होती है आपकी उत्प्रेषण, इसमें होता है आपका स्टैट्यूटरी। फिर 5वां होता है आपका अधिकार परीक्षा, ठीक, और इसको बोलते हैं को वारंटो, ठीक, को वारंटो। ये 5 तरीके की रिट होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के बिहाफ पे डाली जा सकती हैं और हाई कोर्ट में आपके आर्टिकल 226 के बिहाफ पे डाली जा सकती हैं। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस केस में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? ठीक है, तो ये जो केस था वो सबको पता है, केशवानंद भारती केस था जो कि 1973 में हुआ। इसमें ये जजमेंट आया कि आप संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन आप उसकी मूल जो ढांचा है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, मूल ढांचे में चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, मूल ढांचे में चेंज नहीं ला सकते, नॉर्मली चेंजेस ला सकते हैं आप। ठीक है, मूल ढांचे में चेंजेस नहीं ला सकते। आपका 14th क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का जो राइट है, प्रॉपर्टी का जो राइट है, वो मौलिक अधिकार है? नहीं, मौलिक अधिकार पहले होता था लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब क्या है? अब है आपका संवैधानिक अधिकार। क्यों? क्योंकि इसका आर्टिकल नंबर 301 में जिक्र दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 301 में इसका जिक्र दे रखा है ए में, तो इसको अब संवैधानिक अधिकार कहा जाएगा। और ये आर्टिकल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके पार्ट नंबर 12 में और इसका चैप्टर नंबर 4। ठीक, अब ये संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। अब आते हैं, पहले आर्टिकल 31 में होता था जो कि मौलिक अधिकार होता था। ठीक है, अब नहीं है, अब चेंज हो गया है। अब आते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? नहीं करता पूछ रहा है। समान आवास का अधिकार, अच्छा रुकते हैं अभी। स्वतंत्रता का अधिकार, वो समानता का अधिकार देता है भाई। धर्म पालन करने का अधिकार ये भी देता है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी देता है। तो हमें ये पता चला कि समान आवास का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
और ये है आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है। अच्छा, दूसरा एक विधिक अधिकार है। ओके, तीसरा मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका सी। क्यों? क्योंकि ये एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। तो मूल अधिकार आप लोग पूछेंगे कैसे, तो मूल अधिकार है ये आपका जो आर्टिकल नंबर 19(1)(a) है, उसके अंदर ही इसके बारे में कहा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की जिक्र उसी के अंदर निहित है। सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम, ये उसी के अंदर निहित है। तो ये दोनों हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो हमने आज की क्लास में ये देखा कि हमारे कौन कौन से अधिकार होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी में अब हम पढ़ेंगे। डीपीएसपी के बाद जो हमारा होगा आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको कवर करेंगे। अब हम इसी तरीके से क्लास को किया करेंगे कि क्वेश्चन की फॉर्म में आपको हर टॉपिक को समझाते चलेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी पता चले कि क्या क्या आए हुए हैं और उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको आपकी क्लास ऑन द टाइम मिलती रहे। क्योंकि आपको आने वाली क्लासों में आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, आपको हिंदी भी पढ़ाई जाएगी यूपीएसआई की, आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, और मैं आपको जो आपकी मूल विधि है, लॉ है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही रहा हूँ, और आपका जीएस भी बहुत जल्द ही कंप्लीट कराऊंगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, एकदम फ्री है आप सभी के लिए। ठीक है, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इस चीज़ पर। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।